हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पे चैप्टर 3 में आज महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे संक्षारण। ठीक है, संक्षारण के बारे में आपको पूरा विधिवत समझाएंगे विथ एग्जाम्पल। तो संक्षारण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। ये आप लोगों को पता होगा कि लोहा यदि हम खुले जगह पर नमी पे रख दें, उस पर कोई पेंट या वार्निश या ग्रीस ना लगा हो तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर एक पतली परत बन जाती है। ठीक है ना। और ये जो परत बनती है उसके जिस प्रक्रम से बनती है, मतलब उसके उस प्रक्रम को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा थोड़ा सा आप लोग लिख लें, याद कर लें कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछनीय यौगिक में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। मतलब कोई भी आपके पास धातु है, जरूरी नहीं कि लोहा ही हो, कोई भी धातु है, उसे नमी या ऑक्सीजन की उपस्थिति पे रख दें तो नमी से और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धीरे धीरे एक पतली परत बना लेता है ऊपर, जो कि अवांछनीय होता है, जो कि एक प्रकार का यौगिक से हटके होता है। मतलब यौगिक जो आपका जैसे लोहा लेते हैं तो लोहा नहीं रहता, वो कुछ दूसरे प्रकार का यौगिक बना लेता है जो बिना काम का होता है, जो किसी काम का नहीं होता है। एक प्रकार से उस धातु का क्षरण होता है। तो जो परत बनता है तो वही एक प्रकार का क्या कहलाता है, अवांछनीय पदार्थ कहलाता है। और ये जिस प्रक्रम से बनता है उसे हम कहते हैं संक्षारण। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों या नमी के कारण धातुओं में धीमी गति से अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित होने का प्रक्रम जो है संक्षारण कहलाता है। क्लियर। परिभाषा तो इजी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग लगना। आप लोग लिख लेंगे क्योंकि जंग लगने का ही हम यहाँ पर सिद्धांत समझाने वाले हैं। क्वेश्चन आता है संक्षारण किसे कहते हैं, इसे विधिवत समझाइए, क्रिया विधि समझाइए। तो आपको जो लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि है उसको समझाना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम पे ही आप समझ पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक है ना लोहे का मान लीजिए छड़ है या शुद्ध आयरन है। ये जो आपका शुद्ध लोहा है, शुद्ध लोहा, तो ये एनोड की भांति काम करता है, लेकिन इसके बाहरी सतह पर कुछ ना कुछ अशुद्ध लोहा, तो वो कैथोड की भांति काम करता है। देखिए एक प्रकार से ये जो लोहे पे जंग लगने की क्रिया विधि है, ये विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। अब विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है और जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है। इतना क्लियर है। तो ये आपके पास एक क्या है, लोहा का छड़ है। इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर वातावरण है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और जलवाष्प भी है, पानी भी है। जैसे हवा में जब छोटे छोटे जल के बूंद उपस्थित होते हैं तो उसे हम जलवाष्प कहते हैं। सिंपल सा, आप लोग देखिएगा कभी भी घर में खाना बनाते समय वाष्प ऊपर की ओर उठता है, उस वाष्प में क्या क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, और ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में रहता है, साथ में जल के छोटे छोटे कण के रूप में बूंदे रहती हैं। तभी तो आप उसके ऊपर कोई पात्र रख देते हैं तो हल्का सा बूंद के रूप में वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जल रहता है। तो जल और वाष्प मिलकर जलवाष्प बनाते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास आयरन या लोहे के चारों ओर एटमॉस्फेयर में वाटर फिल्म है, मतलब जलवाष्प है, पतली परत है, हवाएं हैं। अब इन्हीं के बीच जो आपका लोहा है तो इनसे क्रिया करके अवांछनीय यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है। तो आपको लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो अशुद्ध लोहा का जो सतह है, ये ऊपर का सतह एक रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। ऐसे सेल में संक्षारण सेल भी कहते हैं, मतलब ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। इस सेल में शुद्ध लोहा जैसे आयरन यहाँ पर 2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो शुद्ध जो लोहा है वो एनोड की भांति काम करता है। और जो अशुद्ध लोहा है, मान के चलते हैं यहाँ पर एक परत है अशुद्ध लोहे का, तो वो कैथोड की भांति काम करता है। अब देखिए एनोड ऋण है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो शुद्ध आयरन है, लोहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है। तो कैसे लिखना है, देखिए मैं पूरा विधिवत सिस्टम से लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए लोहे पर जंग लगने में अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति, ये भांति छोटा ती है, ध्यान दीजिएगा, कार्य करती है, जिसमें शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तथा नमी विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। विद्युत अपघट्ट क्या है, जो प्लस और माइनस में टूट जाए। जैसे H2O है, नमी में होता क्या है, जलवाष्प होता है, मतलब जल होता है, H2O है, और H2O एक विद्युत अपघट्ट पदार्थ है। विद्युत अपघट्ट क्या कहलाता है,
जो प्लस और माइनस में अपघटित हो जाता है। जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में अपघटित होता है तो वो विद्युत अपघट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका H2O है वो विद्युत अपघट की भांति काम करता है। अब एनोड पे होता क्या है, एनोड यदि ऋणात्मक है, शुद्ध लोहा है, शुद्ध लोहा मतलब आयरन है, तो Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Fe2 पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ पर आपका बना Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Fe2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब देखिए थोड़ा समझना है कि चूंकि एक आपके पास एनोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, है ना, क्योंकि ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये ऋण चिन्ह होता है और ये जो ऋण है ये ऋण निकल करके कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, धन की ओर जाएगा। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन जाता है और पानी और ऑक्सीजन के साथ OH नेगेटिव बना लेता है, OH नेगेटिव, ठीक है, जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आयरन है, इलेक्ट्रॉन देता रहता है। तो ये आपका दूसरा कंसेप्ट हो गया कि एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और कैथोड पर जाकर जमा हुआ। अब ये जो OH है तो आपस में आयरन से ही क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर FeOH का होल ट्वाइस बनाता है। यहाँ पर एक समीकरण लिखा नहीं है हमने, जरूरी भी नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट कि एनोड पर उपस्थित Fe2 पॉजिटिव आयन तथा कैथोड पर OH नेगेटिव आयन आपस में क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। क्लियर, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे कि एनोड पर Fe2 पॉजिटिव और कैथोड पर OH नेगेटिव जो आयन है आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं FeOH का होल ट्वाइस, और यही जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो नमी, जैसे H2O एक नमी है, पानी है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति पे जंग का निर्माण करता है, और यही जंग का सूत्र है Fe2O3 × XH2O। अच्छा, अभी X का मतलब क्या है स्टूडेंट, X का मतलब यहाँ पर जल के कई अणु हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 20, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको सिद्धांत लिखना, बस इतना ही लिखना है, मैंने जितना यहाँ पर कराया इतना ही आपको लिखना है कि जो आपका ये लोहा है और इसके चारों ओर वातावरण है, तो जब इस पे हल्का परत बनता है तो विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लगता है। एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि कैथोड की ओर जाते हैं और H2O प्लस ऑक्सीजन से OH नेगेटिव आयन बनता है, और यही जो आयन है आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसे FeOH का होल ट्वाइस कर लो, है ना, और फिर ये जो है ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके Fe2O3 × XH2O का निर्माण करते हैं, मतलब जंग का निर्माण करते हैं। तो ये आपका हो गया लोहे पे जंग लगने की क्रिया विधि। क्लियर, इतना आप कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आपका जो संचारण है वो समझ गए। अब आपको स्टूडेंट केवल समझना है क्या, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक में पहला आपको देखना है धातु की प्रकृति। प्रकृति पर डिपेंड करता है, कहने का मतलब जैसे कोई धातु है, जितना ज़्यादा वो क्रियाशील होगा, मतलब जितना ज़्यादा अधिक वो क्रिया करेगा, उस पर संक्षारण की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हैं? तो कोई भी धातु जितना क्रियाशील होगा तो उस पर संक्षारण की क्रिया उतनी ही अधिक होती है, और यदि वो क्रियाशीलता कम है, मतलब उसकी क्रियाशीलता कम है, धातु की क्रियाशीलता कम है, तो उस पर संक्षारण की क्रिया कम होती है। तो बस सिंपल है कि किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है वह धातु उतने ही अधिक शीघ्रता से संक्षरित होता है। संक्षरित होता है, ठीक है ना, संक्षारित होता है या संक्षरित होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा संक्षारण उसका उतना ही अधिक होगा। दूसरा है वायुमंडल की प्रकृति। वायुमंडल की प्रकृति में क्या है कि वातावरण में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि संक्षारण की क्रिया को बढ़ा देते हैं। यदि वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन ना हो, वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन ना हो तो संक्षारण कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर संक्षारण में ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के कारण वायुमंडल में जो अन्य गैसें हैं वो भी प्रभावी होती हैं। इस कारण से यदि वायुमंडल में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो इसके कारण भी जो संक्षारण की क्रिया बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा हो गया। ये नॉर्मल है यार, कुछ भी नहीं, सिंपल है। तीसरा है माध्यम के पीएच मान पर।
धातु का संक्षारण माध्यम के पीएच मान पर निर्भर करता है। क्षारीय माध्यम में संक्षारण धीमी गति से होती है तथा पीएच के मान में कमी होने से संक्षारण की दर बढ़ने लगती है। देखिए, आपको पता होगा कि जो 7 पीएच मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो जो 7 पीएच मान है उदासीन है। इससे यदि कम होता है तो अम्लीय होता है, और यदि उससे अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो जैसे पीएच का मान कम होने लगता है, किसी भी धातु के पीएच मान में क्या होती है, कमी होती है, तो अम्लीय माध्यम में बदल रहा है, और जब अम्लीय होता है तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसलिए संक्षारण की जो दर है वो बढ़ जाती है। मतलब अम्लीय माध्यम में संक्षारण अधिक होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में संक्षारण कम होता है। क्लियर? तो पीएच मान में यदि कमी आए तो संक्षारण में क्या होती है, संक्षारण में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो अम्लीय अवस्था में जाता है। दो चीजें याद रखना आपको, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में संक्षारण कम होता है, अम्लीय माध्यम में ज्यादा होता है। धातुओं की अशुद्धियां मिलाने से, चौथा है धातुओं की अशुद्धियां मिलाने से धातु में उपस्थित अशुद्धियां संक्षारण की दर को बढ़ा देती हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्रिया करने लगती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना आप लोगों को 4 पढ़ लेंगे बहुत है, और बहुत सारे हैं। धातु में विकृति है। विकृति का मतलब होता है, जैसे देखिए, कोई धातु चिकना है, कोई धातु मान लीजिए थोड़ा सा खुरदुरा है ना, छोटे छोटे उस पर छिद्र हैं, तो जो प्रकृति है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई खुरदुरी है धातु, तो उस पर जो जलवाष्प है उसके कण ज्यादा मात्रा में एकत्रित होंगे तो संक्षारण अधिक होगा। तो ये एक समतल सतह है किसी धातु का, या मतलब चिकना है, परत चिकना है, बाहरी भाग तो उसमें संक्षारण कम होती है, लेकिन खुरदुरी वाले भाग पे जो संक्षारण की क्रिया अधिक होती है। ऐसे आप विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में यदि कोई विद्युत अपघट्ट अम्ल, क्षार या लवण युक्त है तो उसमें संक्षारित होने की दर बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन है, आप लोग 3 से 4 फिर भी करें, क्योंकि पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाता है संक्षारण किसे कहते हैं, सिद्धांत समझाइए और उपाय बताइए, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम संक्षारण को रोक सके। तो उपाय भी इजी है, और कभी कभी पूछ लेता है प्रभावित करने वाले कारक, तो 3 से 4 आप यदि तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी है। ठीक है, कौन कौन से, धातु की प्रकृति कैसी हो, अशुद्धि की उपस्थिति, है ना, वायुमंडल की प्रकृति, धातु की विकृति। धातु की विकृति समझ ही गए होंगे, विकृति मतलब बदलाव। कोई धातु चिकना है तो उस पर संक्षारण कम होगा, कोई धातु खुरदुरा है उस पर संक्षारण अधिक होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग ये भी समझे कि संक्षारण के निवारण कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला रोधिका रक्षण। रोधिका रक्षण मतलब सिंपल सा, उसके सतह पर ग्रीस लगा दें, है ना, पेंट लगा दें, या किसी भी निकिल या कैडमियम आदि का परत चढ़ा दें। निकिल है, कैडमियम है, और ऐसे कई धातु हैं जिनका परत चढ़ा दें, तो क्या होता है, संक्षारण की क्रिया दर रुक जाती है। तो पहला कंडीशन यही है, रोधिका रक्षण। धातु को संक्षारित होने से रोकने के लिए धातु की सतह पर रोधिका स्थापित कर दिया जाए, जिससे संक्षारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर अगला है धातु की सतह पर पेंट लगाकर या तेल या ग्रीस लगाकर। यदि धातु की सतह पर पेंट लगा दें, ग्रीस लगा दें, या आप विद्युत लेपन द्वारा हम निकिल कैडमियम की धातु की पतली परत चढ़ा दें, तो इससे भी रुक सकता है। दूसरा कंडीशन है बलिदानी संरक्षण। इसको समझें। इस विधि में क्या होता है, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऐसी धातु की परत चढ़ाई जाती है जो संक्षारित की जाने वाली धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, जिससे अधिक सक्रिय धातु की परत नष्ट हो जाती है और मूल धातु संक्षारित नहीं हो पाता। कहने का मतलब, जैसे आपके पास ये क्षण है, इसके चारों ओर इसके अपेक्षा अधिक क्रियाशील हम धातु लेपित कर दें इसके चारों ओर, तो पहले कौन नष्ट होगा, अधिक क्रियाशील वाला धातु, मतलब जिसका हमने परत चढ़ाया है, तो वो पहले नष्ट होगा और अंदर वाला हमारा बच जाएगा। इसलिए कहते हैं बलिदानी संरक्षण, मतलब खुद को बलिदान कर दें और अंदर वाले को सुरक्षित रखें, अंदर वाला सेफ रहे, तो ये बलिदानी संरक्षण कहलाता है। तो कोई भी धातु है, जब उसके ऊपर कोई क्रियाशील धातु का परत चढ़ा देते हैं, उससे भी ज्यादा क्रियाशील, तो पहले अधिक क्रियाशील वाला धातु नष्ट होता है, बाद में कम क्रियाशील वाला, तो जो ऊपर है वो क्या होगा स्टूडेंट, नष्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो है आपका सेफ बच जाएगा। इस प्रकार से रोकने के उपाय भी आप लोग तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नोट्स नहीं लिए हैं तो आपको पता होगा 9685299149 एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क करें, आपको विधिवत नोट्स दिया जाएगा। कॉस्ट आपका 100 रुपये एक सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।